चलिए अब हम लोग कृषि देखेंगे और अब इस सप्ताह थोड़ा भूगोल कम पढ़ेंगे, नहीं बहुत आगे निकल गया। अब जो है दूसरा तीसरा विषय पर ध्यान देंगे। कृषि देखिए कितना बढ़िया है। कहता है कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। ये लीजिए, अभी भी भारत के स्तर पे देखिएगा तो 2/3 जनसंख्या, ये किताब अगर पुराना है तो भी अभी 60% से ज्यादा लोग कृषि पर ही निर्भर करता है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्न के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पाद जैसे चाय, कॉफी, मसाले इत्यादि का भी जो है ये निर्यात करती है। पहले इतना सा लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। लिखिए तो कृषि हेडिंग दीजिए। पहला पॉइंट, भारत की 2/3 आबादी कृषि पर निर्भर करती है। दूसरा, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांशतः खाद्यान्न उत्पन्न करती है। फिर देखिए, यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी उत्पन्न करती है। यह चाय, कॉफी, मसाले का निर्यात भी करती है। अब देखिए बता रहा है कृषि के प्रकार। कहता है कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले 1000 वर्षों के दौरान भौतिक पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधि में परिवर्तन हुआ। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि आपको बताना है खेती के प्रकार। तो लोग जब तक कि कुछ खेती करने में परिवर्तन नहीं करेगा तब तक आप कैसे प्रकार बताइएगा? तो परिवर्तन का कारण बताना है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्य खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्न प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं। अब आइए, पहला प्रकार है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। माना इतना ही होगा कि आपका रोजी रोटी चल पाए, उस प्रकार के खेती को कहेंगे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजार जैसे लकड़ी के हल, दाव, खुदाई करने वाली छड़, परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। मतलब कि अगर पूछे कि जीवन निर्वाह कृषि की पहली विशेषता क्या है, तो पहली विशेषता यही है कि अभी भी वहां भूमि के छोटे टुकड़े पर वो खेती होगी। टुकड़े छोटे छोटे औजार के रूप में लकड़ी का हल, दाव या एक आध छड़ी होता है जिससे कि आदमी खुदाई किया, मतलब खुरपी जिसको हम लोग कहते हैं, वो भी उपयोग कर सकते हैं। और उसके माध्यम से जो है अब पूरा परिवार जो है उसमें लग जाएगा, लग करके वो खेती करेगा। कहता है इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। दूसरा विशेषता उस प्रकार के कृषि का है कि मानसून पर ही वो निर्भर करेगा।
प्राकृतिक उर्वरता मिट्टी की, मतलब उसमें वो लोग बहुत तो थोड़ा गोबर डाल दे वो अलग बात है, लेकिन प्राकृतिक उर्वरता यानी उसमें खाद यूरिया का प्रयोग ये लोग नहीं करेगा। फिर कहता है फसल उगाने के अन्य पर्यावरणीय परिस्थिति की उपयुक्तता पर भी ये निर्भर करता है। अब आइए, यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि है, स्लैश एंड बर्न। इसमें क्या करता है लोग, तो जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज या अन्य खाद्य फसल उगाता है। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। वो जो थोड़ा दिन के लिए छोड़ करके चला गया तो वहां क्या हुआ, प्राकृतिक कारणों से उसकी उर्वरता बढ़ेगी। चूंकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीक का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होगी। माने प्रति बीघा जो धान का खेती है या जो करते हैं वो उतना नहीं होगा, वो एकदम कम होगा। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार के कृषि को अलग अलग नाम से बुलाते हैं। अब देख लीजिए आगे नाम दिया है। अब इसी को हम लोग जब गाइड बनाएंगे तो बढ़िया से वो बना देंगे चार्ट, क्रम संख्या, झूम खेती के नाम, राज। आप लड़का का वाह क्या बेहतरीन है, यहीं से उठाएंगे। देखिए उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में झूम कहते हैं। उसी उत्तर पूर्वी राज्य के मणिपुर में इसको पामलू कहते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इसको दीपा कहते हैं, ठीक है। और अंडमान निकोबार, यही वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां भी जो होगा इस प्रकार के खेती को तो रोका के नाम से बुलाते हैं। तो हमको वही बना देंगे, आपको लीजिए चार्ट और याद करिए। अब आइए झूम क्या है पहले ये देखिए। लीजिए ब्राजील में रोका अभी बोले ही थे, वही दिया है। कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा करते हैं, झूम खेती को। वेनेजुएला में कोनुको, ब्राजील में लोका, मध्य अमेरिका में मसोले, इंडोनेशिया में लदान और वियतनाम में उसको रे के नाम से बुलाते हैं। इतना के बाद अगर गाइड में कोई अगरमा नाम हो तो बताइएगा, जो भी आप लोग को कहीं नजर आए। तब अभी चल रहा होगा ना क्रॉनिकल में प्रारंभिक परीक्षा स्पेशल, तो उसमें भूगोल खोलिएगा, देखिएगा इतने नाम को चार्ट में बना के लिखा होगा कि ये जो है स्पेशल सामग्री। अब भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेड़ा, उड़ीसा में पामा डाबी या कोमान या बरीगा, पश्चिम घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे, हिमालय क्षेत्र में खिल, झारखंड में कुरवा और उत्तर पूर्वी प्रदेश में झूम। यानी इसके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है। अभी ये आगे कंटिन्यू किया है। रिंझा देखिए क्या हुआ, उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम आदि। रिंझा असम में डिफू के बाहरी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है। अब एक कहानी सुनिए। वह अपने परिवार के सदस्यों द्वारा एक भूमि के टुकड़े पर उगी वनस्पति को काटकर या जलाकर साफ करते देखकर आनंद का अनुभव करती है। वह प्रायः परिवार के सदस्यों के साथ बांस के नाले द्वारा झरने से पानी लाकर अपने खेत को सिंचित करने में सहायता करती है। यह अपने परिस्थान से लगाव रखती है और जब तक संभव हो यहाँ रहना चाहती है, परंतु इस छोटी बच्ची को अपने खेत में मिट्टी की घटती उर्वरता के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जिसके कारण उसके परिवार को अगले वर्ष नए भूमि के टुकड़े की तलाश करनी होगी। एक प्रकार का खेती के बारे में आप जाने, तो इसको पहले लिखते हैं। हेडिंग दीजिए कृषि के प्रकार। पहला या ए, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। लिखिए
यह कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। फिर इस प्रकार की कृषि की विशेषता, डैश देके फिर गोले में लिखेंगे। इस प्रकार की कृषि की विशेषता, कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर किया जाना। कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर किया जाना। दूसरा, आदिम कृषि औजार, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर टूल्स। आदिम कृषि औजार जैसे लकड़ी का हल या दाव का प्रयोग, अगला, परिवार अथवा समुदाय के श्रम से खेती संभव, ये हो गया विशेषता। एक और अभी और विशेषता हम लिखे, कृषि मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर, और अंतिम विशेषता लिखेंगे ये वाला, यह कर्तन और दहन प्रणाली पर आधारित कृषि। स्लैश एंड बर्न पर आधारित कृषि। अब हम लोग अपने अपने कॉपी में गाइड बनाएंगे। क्रम संख्या देखिए, ये लिखिएगा, झूम कृषि के नाम अच्छे थे। यहाँ ऊपर में लिखेंगे भारत। भारत में जो है अब विश्व में दो भाग में लिखिए। पहला झूम, नाम ही है पहला ही झूम। क्षेत्र में लिखिए असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। फिर लिखिए पामलू, मणिपुर। दीपा, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला तथा अंडमान निकोबार। बेबर या दहिया, अब बढ़िया गाइड बनाना है तो 5 नंबर बेबर और 6 नंबर दहिया, तब ना दोबारा रखना पड़ता है। बेबर या दहिया, मध्य प्रदेश। कोडू अथवा पेड़ा,
आंध्र प्रदेश। पामाडावी या कोमान या बरीगां, पामाडावी या कोमान या बरीगां, ओडिशा। कुमारी, पश्चिम घाट। वालरे या वाल्टरे, दक्षिण पूर्वी राजस्थान। छिल, हिमालयन क्षेत्र। पुरुवा, झारखंड, पुरुवा, झारखंड। झूम, उत्तर पूर्वी प्रदेश। अब क्या करिए, यहां लिखिए विश्व और यहां खाली क्षेत्र के बदले कर देना है देश। विश्व, उसके बाद क्रम संख्या, झूम कृषि के नाम और देश। पहला मिल्पा, मैक्सिको। मिल्पा, मैक्सिको, मध्य अमेरिका। कोनुको, वेनेजुएला। रोका, ब्राजील। मसोले, मध्य अफ्रीका। लदान, वियतनाम। नहीं, इंडोनेशिया। लदान, इंडोनेशिया। रे, वियतनाम। खुशी हुआ कि हम भी गाइड लिख सकते हैं। अब आप लोग को कह रहे हैं कि देखो ऐसे ही बनाएंगे, अब पता चला कि गाइड बन गया। चलिए अब देखें, गहन जीविका कृषि किसको कहते हैं। कहता है इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक हो। गंगा घाटी का मैदान। यह श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेश और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। मतलब गहन कृषि की विशेषता यह है कि वहां सिंचाई के साधन बढ़ाए जाएंगे सरकार के द्वारा और वहां पे बायोकेमिकल इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, कीटनाशक, रासायनिक खातर, ये सब। कहता है भूस्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है। किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं, अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव है। देखिए ये ऐसे रोड गए, ये पूरा गांव। अब नहीं कहेंगे हम कि मेरा गांव है, कोई भी गांव ऐसे बनेगा कि पूरा गांव हो गया। और ये जो है पूरा खेत हो गया पूरे उस गांव वाले का। उसके बाद पहाड़ जंगल जो भी है। अब इसमें जिस समय परदादा का जमीन था उस समय था कि ये 2500 बीघा जमीन अकेले उनका था उस पूरे प्लॉट। अब फिर उनका दोस्त का था, फिर उनका दोस्त का था। मान लीजिए दोस्त माने गांव का रिश्तेदार। अब ये सड़क के किनारे जमीन है, तो परदादा को हो गया 5 बेटा। बस सब कहेगा कि नहीं रोडे पर से हमको लेना है। आप उसको अगर ऐसे बांटिएगा तो नहीं कहेगा, क्योंकि पता है कि रोड वाला जब बेचेंगे तो रुपया मिलेगा।
चलिए 5-5 बीघा का एक एक प्लॉट है अभी भी, तो बढ़िया लग रहा है। लेकिन अब एक दादा को 3 गो बेटा, पिताजी 3 भाई, 1.25 बीघा प्लॉट हो गई एक आदमी का, क्योंकि सबको लेना है रोडे किनारे। फिर बता रहे हैं अगर इनके मन में जरा सा भी आपसी एकता होता तो 25 बीघा जमीन तो पर बाबा था नहीं ना, हम लोग उसको बहियार बोलते हैं। यहां पर भी था ना 25 बीघा जमीन, कहें कि जमीन तो 1000 बीघा। तो पांचों बाबा अगर ये कह लेते उसी समय कि ई वाला पूरा बहियार हम ले लेते हैं, उ वाला तुम ले लो, तो हुआ नहीं। घर में गांव में गोटी गिराओ, समझ गए, एक के में जो है सब घुसेंगे। तो पता चला कि बाबा की यहाँ भी मिला, यहाँ भी मिला, इधरों खेत है, इधरों है, अब चौतरफा दौड़ते रहिए। समझ गए, हर जगह हुआ कि 100 बीघा जमीन है लेकिन 25-25 सब। अब उनका बेटा तीनों जो मेरे पिताजी बटेंगे, तो अब ये तीनों भी कहेंगे चारों जगह तीनों होंगे, एक जगह नहीं होंगे। बस नतीजा क्या हुआ कि खेत इतना छोटा हो गया कि पैसा होते हुए ट्रैक्टर खरीदने का कोई लाभ नहीं है। 10 कट्ठा का एक प्लॉट, समझ गए। कितना आदमी ऐसा है, ये तो 100 बीघा वाला का हाल बोले, आज जिसके परदादा 20 बीघा जमीन होगा उसका चौथा पीढ़ी क्या हाल हो रहा होगा। तो ऐसा ऐसा है हमारे यहाँ जमीन कि जो मना कि 5 कट्ठा का भी एक प्लॉट है, उसमें कैसे दौड़ाइएगा ट्रैक्टर। यही है गहन खेती कि वहां आज प्रॉब्लम ये हो गया कि जनसंख्या का अत्यधिक दबाव। अगर वो 5 बेटा नहीं होता, फिर उनको हर एक को 3-3, 4-4 बेटा नहीं होता, कि जनसंख्या टोटल अगर उसी खेती पर नहीं होता तो आज ये हालत नहीं होता। और वैकल्पिक रोजगार नहीं था, सब लोग पूरे साल धाने उपजाते रहे, थोड़ा दिन बाद लगा कि ना कुछ फायदा है, गेहूं लगा दिए जब थोड़ा सा दिमाग आया, लेकिन खेतिए पर लगे हुए हैं। उस वक्त जो है जब कोई कहता था हमारे बाबा लोग को कि खड़गपुर में अगर वो चाहते मेरे परदादा तो एगो मार्केट खड़ा कर सकते थे उसमें। और है ही उनका ही दोस्त जरा सा सोचा था, परदादा का डेथ 84 में हुआ, तो उनका दोस्त 1960 में सोचे थे। तो उनके पास भी उतने जमीन था, रामानंद बाबू नाम था उनका। 1000 बीघा जमीन में से 200 बीघा एक बार में बेच दिया गांव में उस समय। हवेली खड़गपुर में जो हमारा तालुका टाउन है उसमें सोच लीजिए ये बस स्टैंड के सामने हुआ, ऐसा जमीन खरीदा कि टोटले बाजार हो गया, नर्सिंग मार्केट। तो अब यहाँ जैसा ये ऐसा कॉम्प्लेक्स तो बनाए नहीं, लेकिन क्या हुआ एकदम लंबा लंबा जो नहीं होता है तालुका वाला में, एगो के ऊपर एगो और दुकान, वैसा एको गो नहीं बेचे, बोले सब हम भाड़े लगा देंगे। तो आज के डेट में उनका जो पोता है, परपोता जो मेरा भाई लगा गांव में, पपुआ नाम है उसका, वो गांव में रह मोटरसाइकिल उड़ाते रहता है, कुछ काम नहीं करता है, क्योंकि तालुका होने के कारण अभी वो सुविधा नहीं है मेट्रो और इसका कि कोई आदमी दूर जाके कुछ खरीदे। सबका ध्यान है कि यही बस स्टैंड के सामने वाला दुकान में मिल जाए भाड़ा पे तो अपने चल लीजिए। तो उस चक्कर में उनको भाड़ा मेरे मुंगेर से भी ज्यादा आता है, छोटा छोटा दुकान का 5000, 3000। और दुकान कितना है 50 गो एक साथ। 2 गो बेटा था, मैंने पपुआ का बाबा, उनको 2 गो बेटा है, ये अकेले भाई है। अब सोचिए कि मोटरसाइकिल उड़ाएगा नहीं तो क्या करेगा नरसिंह मार्केट। तो ये चीज जो है वैकल्पिक नहीं सोच पाया, ठीक है। एगो और थे हमारे गांव में मिल्की थे, उनके पास जमीन बढ़िया था। तो जैसे ही तालुका से ऐसे रोड मुड़ता है, खत्म तालुका होने के बाद, यहाँ एक दूसरा तालुका पे जाइएगा, तारापुर 2 तालुका को जोड़ेगा, यहाँ एक लक्ष्मीपुर तीसरा तालुका, यहाँ मेरा गांव है। कोन में उनको क्या किए, तो उस समय बहुत सस्ती था, फिर 3-4 बीघा जमीन खरीद ली और उसमें डाल दिए पेट्रोल पंप, इसलिए कि बनारसी बाबू उनका बनता था सांसद साहब से। आज उनका बेटा पोता कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कहीं भी कोई अब जाता है, कोई भी बस वाला ये हो तो वहीं का गाड़ी लगाता है।
तो यही है, रोजगार का वैकल्पिक साधन 2-3 आदमी सोचा तो ठीक है, और जो नहीं सोचा, हमरे बाबा जब हंसते थे उनपे कि 200 बीघा जमीन बेच लिया, अरे देख रहा धीरे धीरे सब बेच देगा, आज जो है उनका हालत खराब है। यही चीज है। अब इसको लिखिए, गहन जीव का इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यह एक श्रम गहन खेती है, यह एक श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेश और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है, और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। अगला यहां ये लिखिएगा, भू स्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण, माने क्यों जोत छोटा हुआ है, भू स्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है। अब आइए देखें वाणिज्यिक कृषि किसको कहते हैं। देखिए, इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेश। ये निवेश कहाँ हो रहा है? तो पहला देखिए, अधिक पैदावार देने वाले बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। जैसे हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्यिक फसल है, लेकिन उड़ीसा में जीविका। हरियाणा पंजाब में इतना उपजाया जाता है कि उसको आदमी वहाँ बासमती चावल उपजाता है, उसको कैश के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले उसके लिए लगाता है। और उड़ीसा में चावल खाना खाने के लिए लोग लगा पाता है, क्योंकि उपज प्रति हेक्टेयर उतना नहीं है। कहता है रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। वो कैसे होता है? तो एक प्रकार की खेती, इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। ये देखिए, केला का जहाँ खेती होगा, जब सूरत कभी जाने का इच्छा हो तो जैसे ही पुलवा पार करिएगा भरूचपला, देखिए तो बायां तरफ, ठीक है ना, जाने में ही देख लेना है, आने में मौका नहीं मिलता है। तो दोनों तरफ देखिए क्या है, एक बड़ा एरिया लेते हैं और उसमें केवल केला ही लगाते हैं, उसको कहते हैं रोपण खेती। जैसे चाय भी रोपण कृषि का ही उदाहरण हुआ कि एक लंबा एरिया में खाली चाय एक के प्रकार का लगाते हैं। कॉफी भी रोपण ही होगा, और फिर बागानी अलग बोलेंगे, ठीक है ना। रोपण जो है वो बागायत भी हो सकता है, अब बागायत नहीं भी हो सकता है। अब आइए, कहता है रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। केला के पेपर आएगा ना फिर बाद में कि भाई आप भूखे हैं तो या खरीद के ले आइए, केला के पेपर खाइए। देखिए, भारत में चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला, देखिए अभी बोले यही सब महत्वपूर्ण रोपण फसल है। असम और उत्तरी बंगाल में चाय,
कर्नाटक में कॉफी वहां की मुख्य रोपण फसलें हैं। चूंकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, इसीलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंधित उद्योग और बाजार भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो 3 प्रकार की खेती आप अभी तक में पढ़े, एक जीवन निर्वाह, एक गहन खेती, अब पढ़ने जा रहे हैं वाणिज्यिक खेती, जिसका रोपण कृषि एक उदाहरण हुआ। तो हेडिंग दीजिए वाणिज्यिक कृषि। लिखिए, इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण, तब गोला में लिखेंगे इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण। पहला लिखिए, अधिक उपज देने वाले बीज का प्रयोग, अधिक उपज देने वाले बीज का प्रयोग, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग, और तीसरा कीटनाशक का प्रयोग। अगला डैश देके लिखिए, रोपण कृषि, फिर गोले में लिखेंगे रोपण कृषि। देखिए, यह एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। फिर लिखिए, वह कृषि जो लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल के रूप में की जाती है, वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। अगला गोला, यह उद्योग और कृषि के बीच इंटरफेस का कार्य करती है। यह अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों के सहायता से की जाती है। अगला जो है लाइन देखिए, व्यापक क्षेत्र में की जाती है, जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। फिर लिखिए, इससे प्राप्त उत्पादन उद्योगों में, इससे प्राप्त उत्पादन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती है। फिर लिखिए, भारत में चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण कृषि के उदाहरण हैं। भारत में चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण कृषि के उदाहरण हैं। फिर लिखिए, असम और उत्तरी बंगाल में चाय और कर्नाटक में, असम और उत्तरी बंगाल में चाय और कर्नाटक में कॉफी मुख्य रोपण कृषि है। इसमें बहुत आगे निकल गए हैं, इसलिए इतना रखते हैं, फिर सेकंड वाला जो है लेक्चर लेते हैं। देखिए, खेती तीनों रूप पढ़ लिए, अब शस्य प्रारूप देखेंगे क्या